नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन। हमने कल इस पे चर्चा की। हमने कहा कि कैसे हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन ब्लड तक से होते हुए सेल्स तक जाती है, और सेल्स द्वारा जो बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड वह कैसे ब्लड के थ्रू एल्वुलाई होते हुए हमारे शरीर से बाहर होती है। हमने बोला कि 4 स्टेज होती है ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचने में। कल हम पढ़ चुके। फर्स्ट स्टेज कहाँ पे खत्म, उससे एल्वुलाई तक खत्म। सेकेंड स्टेज में ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड में खत्म। थर्ड स्टेज में ब्लड में ऑक्सीजन ने ट्रांसपोर्ट किया, यहाँ थर्ड स्टेज खत्म। और फोर्थ स्टेज में ब्लड द्वारा सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंची। ये 4 स्टेज के द्वारा ऑक्सीजन नोज के थ्रू हमारे एल्वुलाई में आती है, ब्लड में आती है, और उसके बाद फिर सेल्स तक पहुंचती है। हम समझेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है। हमने पहले स्टेज का नाम दिया इंस्पायरेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सांस अंदर लोगे तो बाहर की दुनिया की हवा आपके अंदर आएगी। तो ये वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें बाहर की हवा हमारे नोज के माध्यम से एल्वुलाई तक आएगी, जिसे आप ब्रीदिंग भी बोलते हैं। पहले स्टेज में बाहर की दुनिया की हवा अपने अंदर ली, ठीक है। इंस्पायरेशन के लिए हमारे चेस्ट में लगे हुए हैं कुछ मसल्स, हम उन्हें नाम देते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा थोरेक्स का वॉल्यूम, ठीक है। कारण क्या होगा, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। हमने क्या बोला, हमने कहा जब हमको सांस लेना है हम सोचते क्या है कि हवा अंदर आती है तो सीना फैलता है, नहीं, जबकि होता इसका उल्टा है। जब सीना फैलता है तब हवा अंदर आती है। सबसे पहले जब हमें सांस लेना होता है तो मैसेज कहाँ से आता है, ब्रेन के थ्रू इंस्पायरेटरी मसल्स को। क्या मैसेज आता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे तो क्या होता है ना, फैलता है, तो हवा अंदर आ जाती है। हमारे इंस्पायरेटरी मसल्स जितने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जितने सिकुड़ेंगे, उतना सीना फैलेगा, और सीना जितना फैलेगा उतना हवा अंदर शरीर में आएगी। हमारे ब्रेन से हमारे चेस्ट वॉल पर मैसेज आया कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो इंस्पायरेटरी मसल्स को, ठीक है। तो जैसे इंस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सीना फैलेगा, सीना फैलेगा तो हवा अंदर आएगी, और मसल्स जितने सिकुड़ेंगे हमारा सीना उतना ही फैलेगा, इससे बाहर की हवा हमारे एल्वुलाई तक पहुंचेगी। तो हमने कहा कि जब हमको सांस लेना है तो शुरुआत ब्रेन करेगा। ब्रेन बोलेगा चेस्ट के मसल्स को कि कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ जाओ। ये चेस्ट बॉल, ये चेस्ट बॉल, ये लंग्स, ये इस पे लगी है इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी मसल्स, ठीक है। ये कौन सी मसल्स, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी मसल्स, ओके। ये हमारी चेस्ट बॉल। क्या हमने क्या कहा कि जब हमको सांस लेना है तो शुरुआत ब्रेन करेगा। ब्रेन ने मैसेज कहाँ दिया, चेस्ट बॉल के मसल्स को। इनको मैसेज दिया इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी मसल्स को कि आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करो, ठीक। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ जाएंगे, तब सीना फैल जाएगा। सीना फैलेगा तो बाहर की दुनिया की हवा हम अंदर लेंगे, ठीक। अब चेस्ट वॉल के मसल्स कौन से होते हैं, तो रिब के बाहर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, रिब के अंदर इंटरनल इंटरकोस्टल, ओके। गर्दन के पास स्टर्नोमास्टाइड मसल्स, सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मसल्स को डायफ्रैग, ठीक है। तो चेस्ट के ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सीना फैलेगा, फैलेगा तो हवा अंदर जाएगी, बिल्कुल बलून जैसा। बलून में जैसे हवा रहती है, बलून जितना फैलेगा उतनी हवा अंदर उसके अंदर ही आएगी। दबाएंगे तो हवा बाहर हो जाएगी। हमेशा हवा और पानी ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर पहुंचती है। हम डिफ्यूजन में पढ़ चुके हैं। ये बाहरी दुनिया में दबाव ज्यादा रहेगा तो हवा हमारे अंदर आती रहेगी, ठीक है, डिफ्यूजन की मदद से। डिफ्यूजन वह प्रोसेस होती है जिसमें चीजें मूव होती है कम से ज्यादा की तरफ। जब कोई चीजें जाती है तो उसे हम उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। स्टेज आपकी कौन सी हो गई, इंस्पायरेशन, जिसमें बाहर का दबाव ज्यादा था और अंदर का दबाव कम था, तो बाहर की हवा एल्वुलाई तक आ गए। अब सेकंड स्टेज हमारी हुई
सेकंड स्टेज में क्या हुआ? सेकंड स्टेज O2 कहाँ गई? O2 जा रही है ब्लड में, ठीक है। ये कैसे गई इसको समझते हैं। तो सेकंड स्टेज में ब्लड में ऑक्सीजन को आना है और प्रोसेस क्या रहेगा इसका? डिफ्यूजन। ये ब्लड, ये ब्लड एल्वुलाई की O2 अब ब्लड में आ रही है। तो कैसे आ गई, कैसे मूव किया इसने, तो कौन से प्रोसेस से हुआ? तो प्रोसेस रहेगा डिफ्यूजन। अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ हम पढ़ चुके हैं पहले। डिफ्यूजन दबाव के इस प्रेशर को क्या नाम देते हैं? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्ट फॉर्म में PO2। ओके, ऑक्सीजन का प्रेशर। अब लंग्स के एल्वुलाई में प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 कितना है? ये लंग्स के एल्वुलाई में, एल्वुलाई में प्रेशर PO2 कितना है? 104 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg इसका मानक वो रहता है। mm मीन्स mm ऑफ Hg, तो mm मीन्स मिलीमीटर और Hg को बोलेंगे मर्क्यूरी, है ना। तो एल्वुलाई में PO2 कितना है? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है एल्वुलाई में? 104 mm ऑफ Hg। कि यहाँ की कैपिलरी में ऑक्सीजन ब्लड के अंदर का प्रेशर कितना है? तो ब्लड के अंदर का यहाँ का प्रेशर है, कैपिलरी में ब्लड का प्रेशर है PO2 कितना है यहाँ? 40 mm ऑफ Hg। तो एल्वुलाई में प्रेशर 104 mm ऑफ Hg है और ब्लड में प्रेशर 40 mm ऑफ Hg है। तो डिफ्यूजन के तहत अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ चीजें मूव कर जाएंगी। तो अधिक दबाव कहाँ हुआ? एल्वुलाई में ऑक्सीजन का। तो यहाँ से चीजें ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। मेथड कौन सा हुआ? डिफ्यूजन। तो डिफरेंस कितना हो गया? 64 mm ऑफ Hg का डिफरेंस हो गया, ठीक है। एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आ जाएगी। ओके, हमने पहले कहा कि जब चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के कारण ऑक्सीजन कहाँ चली गई? एल्वुलाई से निकल के ब्लड में आ गई। प्रेशर का फर्क, ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन के प्रेशर से 64 mm ऑफ Hg प्रेशर एल्वुलाई में अधिक है। मतलब एल्वुलाई में 104 mm ऑफ Hg था, ब्लड के प्रेशर में कितना था? ब्लड में इस कैपिलरी में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 mm ऑफ Hg। तो चीजें एल्वुलाई से निकल के अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ चली गई, ठीक है। तो इस तरह ऑक्सीजन ब्लड में आ गई। अब ऑक्सीजन ब्लड में आ चुकी है तो तीसरे स्टेज में क्या होगा? थर्ड स्टेज ऑक्सीजन यहां ट्रांसपोर्ट करी ब्लड में, ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, O2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। थर्ड स्टेज में ऑक्सीजन क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी ब्लड में। माना 100 ml ब्लड है तो उसमें 20 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। 20% लगभग हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद होती है पूरे शरीर में। अब ये 20% भी दो पार्ट में यहाँ ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है। वो कैसे हम समझते हैं। थर्ड स्टेज O2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। 100 ml यदि खून है हमारी बॉडी में, ब्लड है, तो उसका 20% ऑक्सीजन रहती है ब्लड के अंदर मौजूद, ठीक है। अब ये 20% जो ऑक्सीजन है इसमें भी दो प्रकार से यह ट्रांसपोर्ट करती है। इस 20% में एक तो रहती है 98% कहाँ रहती है ऑक्सीजन? हीमोग्लोबिन के साथ मिलके। और ये 2% जो रहती है ये ब्लड में डिसॉल्व रहती है, ब्लड में डिसॉल्व घुली हुई रहती है ब्लड में हमेशा ना, 2% ऑक्सीजन। और 98% कहाँ रहती है? Hb, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रहती है Hb और ये ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? HbO2, ठीक है।
ये रेडी टू यूज रहती है, सेल तक पहुंचती है, और 2% हमेशा ब्लड में घुली रहेगी। क्यों घुली रहेगी? ये प्रेशर बनाती है ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर। तो थर्ड स्टेज के दौरान ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगी। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा वह दो प्रकार से होता है, हमने देखा। हम देखें कि 100 ml ब्लड है तो उस अनुपात में 20% ऑक्सीजन हमारे शरीर में ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। हमारे पास अच्छे अनुपात में ऑक्सीजन और ब्लड के अंदर करीब 20% है। अब ये जो ऑक्सीजन होती है दो तरीके से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है। पहली 98% ऑक्सीजन कंबाइंड होती है विथ होमोग्लोबिन के साथ। इसके साथ मिलके 98% HbO2 बनाया है इन्होंने, 98% ऑक्सीजन ने, ठीक है। और 2% ऑक्सीजन हमेशा ब्लड में है। ये जो 98% ऑक्सीजन है ये रेडी फॉर यूज है, ये सेल तक पहुंचेगी। इनका उपयोग कौन करेगा? तो हमारे शरीर के सेल्स, हमारे सेल ये ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचेगी। तो ये 98% वाली ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंचती है, 2% वाली हमेशा ब्लड में घुली रहती है। ये 2% वाली ऑक्सीजन जो ब्लड में रहेगी ये मेंटेन करती है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन में हमेशा प्रेशर मेंटेन करने के लिए घुली रहेगी। तो हमने कहा ब्लड में ऑक्सीजन दो प्रकार से घूम रही है। 100 ml ब्लड में 20% ऑक्सीजन है, जिसमें से 98% ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रही है। बाकी 2% ब्लड में हमेशा प्रेशर मेंटेन करने के लिए घुली रहती है, ठीक है। 98% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बनाती है? HbO2, है ना। जब जरूरत हो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यदि ये सेल के पास जब जाएंगी तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, O2 अलग। ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगी? शरीर के सेल्स के पास, और शरीर के सेल्स इस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेंगे। जब हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो ऑक्सीमीटर इसकी रीडिंग देता है। ये 2% वाली जो ब्लड में घुली रहती है इसके अनुसार ही हमारे शरीर में कितनी ऑक्सीजन है इसकी रीडिंग वह देता है। कभी भी 98% वाली ऑक्सीजन की रीडिंग ऑक्सीमीटर नहीं देगा, क्योंकि ये रेडी टू यूज है, सेल यूज करते हैं इन्हें। जो ब्लड में घुली रहती है 2% वाली ऑक्सीजन इन्हीं की ऑक्सीमीटर हमें देगा। अब आपने क्या बोला कि जो 100 ml ब्लड में 98% ऑक्सीजन है वह रेडी फॉर यूज है, ठीक है, आपके सेल यूज करेंगे। और 2% वाली हमेशा ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन करने के लिए 2% वाली ऑक्सीजन हमेशा ब्लड में घुली रहेगी। अब फोर्थ स्टेज में ऑक्सीजन ब्लड से सेल्स में जाएगी। जब हम फोर्थ स्टेज की बात करते हैं तो प्रोसेस कौन सी होती है? वही डिफ्यूजन के तहत जाएगी। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ जब चीजें मूव करती हैं तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। लंग की कैपिलरी में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था? 40 mm of Hg, ठीक है। हमारे पूरे शरीर की कैपिलरी में ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वह होता है 95 mm of Hg के आसपास। हमारी ऑक्सीजन हम सेल्स तक पहुंचाएंगे तो पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? PO2 कितना है ब्लड में? 95 mm of Hg, ठीक है। और हम हमारे सेल के पास प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? PO2 है 40 mm of Hg, ठीक है। कितना डिफरेंस हुआ? 55 mm of Hg। ये 55 mm of Hg जो प्रेशर ब्लड में ऑक्सीजन का ज्यादा है तो उस तहत चीजें कहाँ डिफ्यूजन के तहत मूव कर जाएगी सेल्स की तरफ। ब्लड के PO2 कितना था? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 95 mm of Hg। सेल में प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था सेल के पास? 40 mm of Hg। तो 55 mm of Hg ब्लड में ऑक्सीजन का ज्यादा होने के कारण चीजें मूव कर जाएगी सेल के पास, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर, पहले लंग्स के पास ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वुलाई में ऑक्सीजन के प्रेशर से 64 mm of Hg कम था, जिससे ऑक्सीजन एल्वुलाई से निकल के कहाँ आ गई थी? हमारी ब्लड में, ठीक है, ओके। अब यहाँ ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 95 mm of Hg और सेल के पास प्रेशर कितना है? 40 mm of Hg। तो 55 mm of Hg ब्लड में प्रेशर अधिक है। ब्लड से अब ऑक्सीजन सेल के पास डिफ्यूजन के तहत चली जाएगी। लंग्स की कैपिलरी में ऑक्सीजन का दबाव 40 mm of Hg था, ठीक है। लेकिन अब पूरे शरीर की कैपिलरी में ऑक्सीजन का दबाव कितना होता है? 95 mm of Hg। समझना, सेल के पास ऑक्सीजन 98% वाली जा रही है, ठीक है। सेल के पास कौन सी ऑक्सीजन जा रही है? दो प्रकार की ऑक्सीजन, एक 2% वाली, एक 98% वाली। 98% वाली हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी रहती है, HbO2 बनाती। 2% वाली डिजोल्व रहती है, ठीक है, ब्लड में। तो सेल के पास ऑक्सीजन 98% वाली जा रही है तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई
98% वाली ऑक्सीजन ब्लड से कम हो जाएगी, क्योंकि ये रेडी फॉर यूज रहते हैं, इसका सेल यूज करता है, तो इसमें ये कम हो जाएगी। तो अब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई ऑक्सीजन कम हुई तो उसने ब्लड में घुली हुई 2% डिजोल्व ऑक्सीजन थोड़ी ले ली, इसने इससे ले ली, ठीक है, जिससे 2% वाली डिजोल्व ऑक्सीजन ब्लड में कम हो गई। तो लंग के पास कैपिलरीज में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 mm ऑफ एसजी है ना। यहाँ कितना प्रेशर है? 40 mm ऑफ एसजी। कहाँ पे? ऑक्सीजन का प्रेशर PO2 कहाँ पे? ब्लड में, लंग के पास वाली कैपिलरी में। 98% वाली ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन सेल को दे दी, तो इनने किससे ली? डिजोल्व ऑक्सीजन से। अब डिजोल्व ऑक्सीजन जो ब्लड में घुली हुई है 2% वाली, वह कम हो गई, वह कम हो जाएगी तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा लंग के पास कैपिलरी में। पहले 40 mm ऑफ एसजी था यहाँ प्रेशर, माना यहाँ 30 mm ऑफ एसजी हो गया, ठीक है, जिससे एल्बुलाई से ऑक्सीजन और अधिक ब्लड में आने लगेगी, ठीक है। क्यों कैसे आएगी? एल्बुलाई में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है 104 104 mm ऑफ एसजी है, यहाँ पे 40 की जगह अब 30 हो गया प्रेशर ब्लड में। तो एल्बुलाई से पहले 64 का अंतर था 64 का, अब 74 का अंतर हो गया 74 mm ऑफ एसजी का। तो एल्बुलाई से ऑक्सीजन और ज्यादा डिफ्यूज होगी कहाँ पर? ब्लड में, ठीक है। यदि लंग के पास कैपिलरी में 40 mm ऑफ एसजी से 30 mm ऑफ एसजी का प्रेशर हो गया तो डिफरेंस बढ़ गया 64 mm ऑफ एसजी से 74 mm ऑफ एसजी, और ज्यादा ऑक्सीजन एल्बुलाई से ब्लड में आने लगी, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, जैसे लंग के पास वाली कैपिलरी में ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 mm ऑफ एसजी है, तो पूरे शरीर की कैपिलरी में ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 95 mm ऑफ एसजी होता है। कैसे? हीमोग्लोबिन में घुली ऑक्सीजन से यदि सेल को ज्यादा ऑक्सीजन देना है ना, तो सेल को यदि ज्यादा ऑक्सीजन देना है तो हीमोग्लोबिन में जो 98% वाली घुली हुई ऑक्सीजन है ये कम हो जाएगी। तो अब ये कम हुई तो इसने किसको? डिजोल्व ऑक्सीजन जो ब्लड में रहती है ऑक्सीजन से लेगा हीमोग्लोबिन वाली ऑक्सीजन, तो सेल को यदि ज्यादा देना है तो डिजोल्व ऑक्सीजन से लेगा, तो डिजोल्व ऑक्सीजन यहाँ कम हो जाएगी। यहाँ कम हुई तो लंग की कैपिलरी में जो पहले 40 mm ऑफ एसजी ऑक्सीजन का प्रेशर था, अब 30 mm ऑफ एसजी हो गया। 30 mm ऑफ एसजी अगर प्रेशर हुआ तो पहले कितना डिफरेंस था? 64 का डिफरेंस था, अब 74 का डिफरेंस हो गया। 74 mm ऑफ एसजी ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, तो इससे क्या होगा कि एल्बुलाई से और ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में आने लगेगी, ठीक है। हमारा शरीर कोशिश करता है कि इससे सब ठीक कर दे और वापस पूरा फिक्स रेट पे रेस्पिरेशन आ जाए। आपने कहा ऑक्सीजन आ गई ब्लड के सेल्स के पास, हो गया हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हो गए हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है। हमारे शरीर के सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज किया, सेल्स ने ऑक्सीजन O2 यूज किया, यूज O2, और क्या? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सेल्स ने, तो क्या बनाए? कुछ यूजफुल प्रोडक्ट और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट। हम यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट में अभी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। सेल्स ने बनाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किसको देगा? ये वापस अब ब्लड में देगा, ब्लड के थ्रू एल्बुलाई में आएगी CO2, वापस बाहर आएगी। मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल से जो बनी है कार्बन डाइऑक्साइड वह हमारे शरीर से बाहर होती है, उसका मैकेनिज्म। ये ब्लड वेसल्स या सेल्स, सेल ने फॉर्म की CO2, ये किसको दी? CO2 ब्लड को दी, ब्लड में, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर सेल के बाहर आएगी। अब सेम प्रोसेस फिर से शुरू होगी, जैसे बाहरी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन सेल के अंदर आई थी वैसे ही सेल से CO2 बाहर जाएगी। स्टेज में क्या होगा? सेल से CO2 ब्लड में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगी, देन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के एल्बुलाई में आएगी और एल्बुलाई से उसके थ्रू बाहर हो जाएगी। कैसे होगी ये प्रोसेस? 4 स्टेप की मदद से सेल से CO2 शरीर से बाहर जाएगी। पहला, सेल से CO2 ब्लड में जाएगी, दूसरा ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगी CO2, तीसरा CO2 एल्बुलाई में जाएगी और एल्बुलाई से CO2 उसके थ्रू बाहर जाएगी। ये सभी में प्रोसेस डिफ्यूजन का होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 का प्रेशर सेल में कितना है? ऑफ एसजी। CO2 का प्रेशर
PCO2, प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO2, तो क्या बोलते हैं हम, PCO2। ठीक है, PCO2 सेल के पास कितना है, PCO2 सेल के पास 46 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, और ब्लड में CO2 का प्रेशर कितना होता है, ब्लड में CO2 का प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg, तो डिफरेंस कितना हुआ, 6 mm ऑफ Hg। क्योंकि सेल के पास प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक था और ब्लड में हमारे प्रेशर कम था 40 mm ऑफ Hg, इसलिए डिफ्यूजन के तहत कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलकर ब्लड में आ गई। ठीक है, अगेन डिफ्यूजन, 6 mm ऑफ Hg का डिफरेंस जो था वह सेल के पास वाली CO2 में ज्यादा था, इसलिए मूव वो ब्लड में कर गई कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट स्टेज ये हो गया। सेकंड स्टेज में ब्लड में जब CO2 आई तो ब्लड में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ब्लड में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में। O2 का ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से था, 2 तरीके से। अब कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ब्लड में काम करती है। CO2, प्रेशर ऑफ CO2, PCO2, 3 प्रकार की से ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड में। एक तो होती है अपनी 13% वाली, ये क्या रहती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके HbCO2 बनाती है, HbCO2 बनाती है। ठीक है, दूसरी रहती है 7% जो डिसॉल्व रहती है, घुली हुई ब्लड में। ठीक है, और तीसरी रहती है 80% वाली, 80% ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रहती है, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रहती है ना। सोडियम बाय बहुत सारे CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और क्या बनाएगी, HbCO2। कितनी CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, तो 13% वाली। अब 7% CO2 ब्लड का प्रेशर, ब्लड में CO2 का प्रेशर मेंटेन करने के लिए ब्लड में घुली रहती है, ये प्रेशर मेंटेन करती है ना, CO2 का प्रेशर मेंटेन इन ब्लड, है ना। और अब जो बची 80% वाली, वह बाइकार्बोनेट O3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, के फॉर्म में ब्लड में होती है। ये हमारे शरीर का क्या करती है, 80 सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा एसिड बैलेंस मेंटेन करती है। हमारे शरीर में क्या करती है, एसिड बैलेंस मेंटेन करती है। 3 प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रन करेगी। अब ब्लड में होते होते CO2 कहाँ पहुंची, लंग्स के, अब ब्लड में ट्रांसपोर्ट करी तो ये लंग्स के एल्बुलाई के पास, है ना। क्या प्रोसेस रहेगी, एल्बुलाई में CO2 का जो प्रेशर है वो कितना है, 40 mm ऑफ Hg, और ब्लड की में लंग्स की कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 46 mm ऑफ Hg है। तो डिफ्यूजन के तहत 6 mm ऑफ Hg फिर वापस से डिफरेंस आया, तो 6 mm Hg जो ज्यादा है ब्लड के में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर से एल्बुलाई में ट्रांसफर कर देगी। ब्लड में कितना प्रेशर है, ब्लड में लंग्स की कैपिलरीज में ब्लड में PCO2 कितना है, 46 mm ऑफ Hg, और एल्बुलाई में प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, एल्वियोलाई में प्रेशर कितना, PCO2 कितना है, 40 mm ऑफ Hg, तो 6 mm ऑफ Hg वापस से डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस कहाँ ज्यादा है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो फिर डिफ्यूजन के तहत ब्लड में से निकल के CO2 एल्बुलाई में आ जाएगी। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज हमारी हुई। क्या हुआ, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 46 mm ऑफ Hg है, जबकि एल्बुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mm ऑफ Hg है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में के एल्बुलाई में आ जाएगी। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हम सांस बाहर करेंगे CO2 बाहर निकल जाएगी। तो एक्सपायरेटरी मसल्स कांटेक्ट करते हैं, जैसे बलून को दबाओगे तो हवा बाहर निकलती है, ठीक वही प्रोसेस यहाँ होगा। ब्रेन के मेडुला मैसेज देगा एक्सपायरेटरी मसल्स को कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, चेस्ट को दबाए, तो मसल्स जो रहते हैं वो चेस्ट को दबाते हैं,
चेस्ट जोर से दबता है तो लंग्स दबते हैं, दबेगा तो लंग्स दबेंगे, लंग्स दबेगा तो एल्वोलाई दबेगा। जैसे बलून को हम पिचकाते हैं एकदम तो हवा बाहर आ जाती है, ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। ठीक, ब्रेन के मेडुला मैसेज देता है एक्सपायरेटरी मसल्स को कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो। एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, कहाँ पर, चेस्ट वॉल पर, जिससे वो दबेंगे, दबते हैं तो लंग्स दबता है, लंग्स दबता है तो एल्वोलाई दबेगा, एल्वोलाई दबेगा तो हवा बाहर निकल जाएगी। जैसे बलून को हम दबाते हैं तो जिस प्रेशर से हवा बाहर निकलती है, ठीक वैसे ही प्रोसेस यहाँ होगा। प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये एक्सपायरेशन। ठीक है, तो फोर्थ प्रोसेस एक्सपायरेशन। फर्स्ट में सेल से CO2 कहाँ आई, ब्लड में, पहले प्रोसेस में। दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हुआ, CO2 का इन ब्लड। तीसरे प्रोसेस में क्या हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहाँ आई, ब्लड टू CO2 कहाँ आई, एल्वोलाई में। और फोर्थ में एक्सपायरेशन, है ना, एल्वोलाई से बाहर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। हमने कहा सेल ने ऑक्सीजन को यूज करके CO2 बनाया। स्टेज में CO2 कहाँ गई, सेल से ब्लड में। ठीक है, दूसरी स्टेज में CO2 ब्लड में ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, तीसरी स्टेज में CO2 ब्लड के से एल्वोलाई में जाएगी, CO2, है ना, CO2। चौथी स्टेज में एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में बाहर चली गई, यहाँ से CO2 यहाँ से ये नो से बाहर हो जाएगी, CO2 ये बाहर हो गई। रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक ऊपरी या बाहरी, जिसमें हमने बाहर की ऑक्सीजन लंग्स तक के एल्वोलाई तक ले गए, लंग्स के एल्वोलाई की CO2 बाहर कर दी, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। और एक रेस्पिरेशन एक्सटर्नल होता है, जहां ऑक्सीजन ब्लड से सेल्स के पास जाएगी, है ना, सेल इन ऑक्सीजन का यूज करके मेटाबॉलिज्म करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बनाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड से एल्वोलाई होते हुए शरीर से बाहर हमारी जाएगी। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वृंदावन, जहां की 47-48 डिग्री की भीषण गर्मी जिसको एक युवा शरीर भी सहन नहीं कर सकता, वहीं 70-80 वर्ष की वृद्ध माताएं अपने पेट की अग्नि बुझाने के लिए भिक्षा मांगती हैं, जिसमें कई माताएं कई बार मूर्छित भी हो जाती हैं। रात में इतने मच्छर होने के कारण ये माताएं चैन से सो भी नहीं पाती हैं, और मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा अलग। इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है, और इन माताओं के लिए हर दिन एक नया संघर्ष हो जाता है। जो हमको घर के देने के लिए बहुत कष्ट चल रहा है। मैं लंगड़ी हूँ, चल नहीं पाती हूँ। रास्ते में 7 घंटा 8 घंटा 14 घंटा 16 घंटा बैठ के थोड़ा कुछ कमाती हूँ, कोई घर भरा किराया जुगाड़ करती हूँ। बहुत कष्ट में है हम लोग। ऐसे में हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन ऐसी 1000 से भी अधिक माताओं को राशन पानी इन्हीं की भजन कुटीर तक उपलब्ध कराती है। इन भीषण गर्मियों में इन्हें राहत पहुंचाने के लिए कुछ फल, मच्छरदानी, ग्लूकोन डी और मटके उपलब्ध करा रहे हैं। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हम चाहते हैं कि माताएं आराम से अपना भजन कर सके, उन्हें अपने भोजन की चिंता ना करनी पड़े। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस सेवा में सभी साथ जुड़े, आगे आए, ताकि हम और आप मिलके इन माताओं के लिए कुछ अच्छा कर पाए। धाम में रहकर भजन करने वाली इन माताओं की मदद करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप भी इस NGO से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें। और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।